इस वीडियो में हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि डीएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड कैसे बिहेव करता है और डीएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये 3 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया था। तीनों ही पार्ट्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में हम मेनली ये स्टडी करने वाले हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया गया था, किसने प्रपोज किया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे जैसे कि हमने डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम पूरी तरह से मॉडल को डिफाइन कर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये किसने प्रपोज किया। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक थे। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इसे कहा जाता है। तो इन दोनों ही साइंटिस्ट ने मिलकर इस चीज़ को प्रपोज किया कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है डीएनए का वो एक्चुअली में एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना, ये सभी चीज़ें हम प्रीवियस पार्ट में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पूरा डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्चुअली सिर्फ थ्योरी वाइज ही पढ़ेंगे, तो आपको एक बार दोबारा से रिकैप हो जाएंगी सभी चीज़ें जो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ रखी हैं। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये रिजेंबल करता है ट्विस्टेड स्टेयरकेस के जैसा। जैसा कि जो सीढ़ियाँ होती हैं ट्विस्टेड स्टेयरकेस होता है, बिल्कुल वैसा ये रिजेंबल करता है, वैसा ही दिखता है। Then a molecule of DNA comprises two strands round each other as though a twisted ladder where each strand comprises a backbone। Means जो DNA का स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है उसमें 2 स्ट्रैंड थे। हमने बताया था कि ये एक स्ट्रैंड होता है और इसी के साथ जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ वाउंड अप होता है, लिपटा हुआ होता है, ये सेकेंड स्ट्रैंड होता है। मीन्स ये एक स्ट्रैंड और ये 2 स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड आपस में राउंडेड ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं और इसी तरह ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जो इसकी बैकबोन होती है डीएनए की, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो बैकबोन होती है वो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स ऑफ फॉस्फेट और शुगर से बनी हुई होती है। अगर आपको याद हो प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये शुगर है तो उसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, फिर उसके साथ शुगर अटैच होगी, फिर उसके साथ फॉस्फेट अटैच होगा, फिर यहाँ पे शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते चले जाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये जो शुगर और फॉस्फेट है ये मिल के क्या करते हैं, डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, ये पूरी बैकबोन बनाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्या चीज़ बताई गई है। अल्टरनेटिंग फॉस्फेट और शुगर के ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर सेंट्रली प्लेस्ड होल्डिंग टुगेदर दीज 2 स्ट्रैंड्स। और दोनों ही स्ट्रैंड्स को बीच में पकड़े हुए नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जैसा कि हमने ये एक स्ट्रैंड बनाया और ये दूसरा स्ट्रैंड बनाया तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए होते हैं। मैंने बताया आपको कि डीएनए की जो बैकबोन होती है ये शुगर और फॉस्फेट से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है। इसी तरह ये पूरे ही स्ट्रैंड में यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की चेन बनी हुई होती है और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बनाया था इससे पहले, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। जब इस स्ट्रैंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फिर शुगर होगी, फिर फॉस्फेट ग्रुप होगा और ये पूरी बैकबोन का फॉर्मेशन करेंगे और इसके भी नाइट्रोजनस बेसिस इस साइड पर होंगे। तो दोनों ही नाइट्रोजनस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये दोनों ही स्ट्रैंड को होल्ड करके रखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू दोनों ही स्ट्रैंड्स जो हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहीं पर ये बात इसीलिए लिखी हुई है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड को होल्ड करके रखते हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है कि 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हमने पढ़ा था जो कि एक्चुअली में बीच में अटैच होते हैं। इनका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है तो ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस हमें पढ़ने हैं। यही नाइट्रोजनस बेसिस आपस में पेयरिंग करते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड को होल्ड करके रखते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में रखते हैं। बोथ स्ट्रैंड आर यूनाइटेड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड बिटवीन द बेसिस। दोनों ही जो स्ट्रैंड है उनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये जो हम बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिन्हें हम कह रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस की वीडियोज देखी हैं तो 100% आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर प्रीवियस के पार्ट आपने नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लें जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने डायग्राम की मदद से भी बहुत अच्छे से समझ रखा था। यहाँ पे सिर्फ हम उसकी थ्योरी वाइज मॉडल पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका सारा कंटेंट हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। आपको नोट्स वहाँ पे मिसिंग थे तो नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे इसके। और अगर आप वॉटसन और क्रिक मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आता है बीएससी में वॉटसन क्रिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए तो भी आप यही सभी चीज़ें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है। हमने बताया ना 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं,
एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थाइमीन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसके साथ पेयरिंग करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी किसी के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। एडेनिन, थाइमीन, ये सब प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो प्यूरिन्स जो होती है वो कभी भी प्यूरिन से पेयरिंग नहीं करेंगे, प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन से पेयरिंग करेंगे और पिरिमिडीन हमेशा पिरिमिडीन से पेयरिंग नहीं करेंगे, पिरिमिडीन प्यूरिन से पेयरिंग करेंगे, मीन्स अपोजिट से पेयरिंग होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थाइमीन के साथ होती है और जो साइटोसिन है इसकी पेयरिंग हमेशा गुआनिन के साथ होती है। तो ये एग्जैक्ट है, ये फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है, ये आपको याद रखना है कि एडेनिन की जो पेयरिंग है ये थाइमीन के साथ होगी और जो साइटोसिन है इसकी पेयरिंग गुआनिन के साथ होगी। अगर गुआनिन दिया हुआ है किसी भी स्ट्रैंड में तो उसकी पेयरिंग साइटोसिन के साथ हो जाएगी और अगर थाइमीन दिया हुआ है तो इसकी पेयरिंग एडेनिन के साथ हो जाएगी। तो इस तरह के आपको ये पेयर एक्चुअली में बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से याद रखने हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, ये थोड़ा पेयरिंग के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं एडेनिन साइटोसिन हो गया। फिर द पेयरिंग इज रेफर टू एज बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल सिंस द डीएनए स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक जो डीएनए स्ट्रैंड होता है ये 5' से 3' एंड पे होता है और जो दूसरा इसका होगा स्ट्रैंड ये 3' से 5' एंड होगा। मतलब दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होते कि 5' एंड यहाँ पर भी है 5' एंड यहाँ पर भी हो जाए, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, तो ये एंटी पैरेलल भी इन्हें वर्ड दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हम आगे देखते हैं कि अगर किसी भी स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है, अगर आप TTGG CCA ये मान लीजिए सीक्वेंस है किसी भी डीएनए स्ट्रैंड का, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर आपको बनाना हो तो आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं इन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में पेयर करने वाला कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कौन सा होगा। अभी मैंने बताया था थाइमीन के साथ कौन पेयर करेगा, एडेनिन पेयर करेगा। तो यहाँ पे एडेनिन लिख दिया गया A, फिर T है तो फिर से A लिख दिया गया। गुआनिन के साथ क्या पेयर करेगा, साइटोसिन पेयर करेगा, तो यहाँ पे C लिख दिया गया। वैसे ही C हो गया। फिर यहाँ पे साइटोसिन अगर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके साथ गुआनिन पेयर करेगा तो G लिख दिया गया। फिर एडेनिन आ गया तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा, थाइमीन के साथ करेगा, फिर T लिख दिया गया, TT। तो इस तरह से इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम इजीली बना सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का डीएनए में होता है सीक्वेंस। ठीक, फिर देखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बेस पेयरिंग डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल। और इसी तरह के बेस पेयरिंग का ही रिजल्ट होता है कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर एंड रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया अभी कि 5' कार्बन एंड से लेके एक स्टार्ट होता है और 3' कार्बन एंड पे एंड करता है और जो दूसरा वाला होगा वो जस्ट उसके अपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसा कि मैंने अभी बनाया था, यहाँ पे से एक हम बनाते हैं डीएनए का, तो ये 5' से इसकी स्टार्टिंग होगी, 3' पे इसकी एंडिंग होगी, यहाँ पे 3' पे इसकी स्टार्टिंग होगी और 5' पे इसकी एंडिंग होगी। अब ये 5' क्या चीज़ है और 3' क्या चीज़ है, 5 कार्बन यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, 3' कार्बन इसे क्यों कहा जा रहा है, ये सभी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो प्रीवियस की वीडियो जो 3rd पार्ट है उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे 5' एंड क्यों कहा जा रहा है और 3' एंड क्यों कहा जा रहा है। वहाँ पे मैंने पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर कॉपी में बना के आपको समझाया है, तो वहाँ से आप ये चीज़ समझ लेंगे। उसके बाद देखने क्या है कि दिस ओरिएंटेशन दैट रन एंटी पैरेलल इज क्रूशियल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेवरल न्यूक्लिक एसिड इंटरैक्शन। और ये जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है डीएनए का, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अभी हम डीएनए से रिलेटेड जितनी थ्योरी है ये पढ़ने के बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, इसके बाद वाली वीडियो में हम हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। जैसे कि उन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है जो पेरेंट्स से आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो आने वाली वीडियो में हम हर्शे-चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये सभी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। देन ईच डीएनए स्ट्रैंड इन डबल हेलिक्स इज लीनियर एंड लॉन्ग कंप्राइजिंग स्मॉलर यूनिट्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स विच फॉर्म अ चेन। मीन्स जो हमारा डीएनए होता है एक तरह का पॉलीमर है, तो इसमें छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स मिलके ही तो एक पॉलीमर बनाती हैं। तो पॉलीमर कैसे बनेगा, छोटी छोटी मोनोमर यूनिट से बनता है। तो डीएनए पॉलीमर है तो उसकी एक छोटी यूनिट क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड होगी। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद एक डीएनए बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। वो तीनों चीज़ें आई होप आपको पता होंगी क्योंकि प्रीवियस सभी पार्ट्स में ये हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हम डीएनए स्ट्रक्चर वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। देन द केमिकल बॉन्ड रेफर टू एज शुगर फॉस्फेट बैकबोन आर फॉर्म बाय द फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल। जो हमारा डीएनए होता है इसमें भी काफ़ी तरह के बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होता है, जैसा कि हमने नाइट्रोजनस
बेसेस बीच में बनाए थे, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो एस्टर बॉन्ड होते हैं। तो वहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। और नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं ये चेन से कैसे अटैच रहते हैं, मीन्स ये हमारे स्ट्रैंड से ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है, यहाँ पे शुगर होगी तो इससे कैसे अटैच होंगे, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बता दी क्योंकि ये सभी चीज़ें डीएनए स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सभी कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं अगर आपको आया समझ में तो फॉर सो बेटर, अगर आपको नहीं आया तो प्रीवियस पार्ट को भी आप देख सकते हैं, उसमें सभी बॉन्ड्स को मैंने रफ पे बना के भी दिखाया है आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।